बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटी अजय त्यागी। अजय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? एक फेज़ आया मार्केट में जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ब्रूटल करेक्शन आई। भले ही वो पीरियड 3 हफ्ते का रहा, लेकिन उस 3 हफ्ते में प्राइस डैमेज बहुत सिग्निफिकेंट हुए। कई केसेस में 30, 40, 50% तक के प्राइस डैमेज हुए। क्या वो फेज़ खत्म हो चुका है या अभी उसका सेकेंड पार्ट बाकी है? अनुज, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप खुद मेरे से बेहतर जानते हैं कि मार्केट के हर महीने के बारे में, हर नेक्स्ट मूव के बारे में आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ असंभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को सामने रखते हुए अपनी एक राय बनाते हैं, और हमारी राय अभी भी ये है कि बोथ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अपने जो उनका करंट वैल्यूएशन चल रहा है वो अपने हिस्टोरिकल लेवल से ज्यादा है। और हो सकता है कि ये जो करेक्शन शुरू हुआ है ये फेजेस में रहे, एक साथ कोई भी चीज कभी ना तो ऊपर बढ़ती है ना नीचे आती है। हो सकता है कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये बाउंस हमें देखने को मिल रहा हो, लेकिन करेक्शन और आगे वाले महीनों में भी जारी रहे। कम से कम उनके पी वैल्यूएशंस तो हमको यही बता रहे हैं कि अभी भी एवरेज स्तर से ये कहीं ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जी। बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं ये बात तो आपकी मान रहा हूँ कि कोई टाइम नहीं कर सकता इन मूव्स को। लेकिन हाँ, एक पार्ट में आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लार्ज कैप में ज़्यादा फेवर में है कंपेयर टू मिड कैप्स? जी बिल्कुल। इस बारे में हमारी राय स्पष्ट है कि लार्ज कैप के अंदर फेवरेबल है इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड। और साथ ही साथ अगर आप पूरे बाजार को खंगाल के देखें तो हालांकि हम टॉप डाउन की बात करते हैं, हम मार्केट्स को खेमों में बांटते हैं, कई बार हम केवल मिड कैप्स की बात करते हैं, कई बार हम केवल पीएसयूज की बात करते हैं, कई बार हम केवल केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं। लेकिन टॉप डाउन व्यू हो सकता है कि आपका इस किसी एक क्षेत्र या किसी एक खेमे में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसके विपरीत बॉटम अप का आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देती हैं। तो हो सकता है कि सारे पीएसयूज इस वक्त ओवर वैल्यूड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि विद इन पीएसयूज कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हों जो अभी भी अपने एवरेज स्तर पे हों इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। हो सकता है कि मिड कैप्स ओवरऑल ओवर वैल्यूड हो, जो कि हम मानते हैं, लेकिन विद इन मिड कैप्स ऐसे भी बहुत मिड कैप्स हैं जो पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल नहीं चले, जबकि उनके बिजनेसेस ने ठीक परफॉर्म किया है। तो थोड़ा इस वक्त जरूरत है निवेशकों को डीप डाउन जाके बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अभी जो है थमना पड़ेगा। जी। ओके। अजय जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे ही एक सेक्टर में बड़ा डाइवर्जेंस है, और आई थिंक आपके आने से पहले, इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले हम बात कर रहे थे अनुज और मैं, और वो था लार्ज कैप आईटी और स्पेशली एसेंचर के। अपने अगर आप देखें जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को उसको ट्रिम करने के बाद जो प्राइस डैमेज हम अपनी लार्ज कैप आईटी में देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक इन्फोसिस, CY24 के सबसे लोवेस्ट लेवल पे आके क्लोज होगा सर। आप इस प्राइस को कैसे देखते हैं? यहाँ से भी फर्दर कितने प्राइस डैमेजेस पॉसिबल हैं, या फिर ये कौन सा कॉल लेने का वक्त है इसमें जो प्राइस डैमेज हुआ है उसको देखते हुए? वीरेंद्र जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप जानते हैं हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा ब्रॉड बेस करूं तो विद इन आईटी बिल्कुल सही बात है कि लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के अंदर डाइवर्जेंस देखने को मिला है। विद इन आईटी कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी अच्छा कर रही हैं। और और मैं यही कहना चाह रहा था पिछले प्रश्न के उत्तर में कि एक टॉप डाउन व्यू बाजार के किसी एक सेगमेंट, क्षेत्र, खेमे में नहीं लिया जा सकता, आपको थोड़ा बॉटम अप होने की जरूरत है। फिलहाल अगर हम केवल लार्ज और मिड की बात करें आईटी क्षेत्र के अंदर ही, तो जाहिर बात है, आप हम सब ने देखा है पिछले 2-3 सालों में मिड कैप्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आई है। जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था 2022 के शुरुआत में कि जिस तरह की प्रीवियस आईटी की डाउन साइकिल्स हुई हैं, उसके चलते हुए शायद मिड कैप्स इस बार भी ज्यादा गिरे, क्योंकि लार्ज कैप आईटी ज्यादा रेजिलियंट है, ज्यादा मजबूत है, उनके क्लाइंट्स भी अपने आप में ज्यादा मजबूत रहते हैं। अनुमान यही थे 2022 के शुरुआत में कि इस बार भी वही होगा। उसके विपरीत हुआ। मिड कैप आईटी कंपनीज ने परफॉर्मेंस बेटर दिखाई है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और शायद इसीलिए पिछले 2 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी लार्ज कैप से बेटर रही है। हमारा ये मानना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिड कैप कंपनीज की एबिलिटी टू ग्रो
लार्ज कैप आईटी कंपनी से ज्यादा है, और शायद यही उनके स्टॉक प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट करेंगे आने वाले समय में। जी। उत्तम उत्तर सर, अच्छा उत्तर दिया आपने इस प्रश्न का। एक स्पेस जो कि आज बहुत डिमांड में है और इनफैक्ट रहा भी है पोस्ट कोविड और आज फिर स्ट्रॉन्ग मूव है, वो है अजय जी रियल स्टेट एंसिलरी। लुक एट पिडिलाइट को देखिए आप, एस्ट्रल को देखिए आप, सेंचुरी प्लाई को देखिए, अच्छे मूव्स विजिबल हैं। और पॉलीकैब को देखिए, एक बार फिर से अपने आई थिंक वो जो लॉस्ट रेंज थी उसको रीगेन किया इसने। अभी ये ज़्यादा कैपिटलाइज करे। देखिए एक्चुअली जो एंड डिमांड है, एक फ्लैट की डिमांड परसिस्ट करे ना करे, लेकिन जो एग्जैक्टली जो आपकी मेंटेनेंस डिमांड है वो तो हमेशा परसिस्ट करती है सर। आपका व्यू इस स्पेस पे अभी? वीरेंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप यकीन मानिए पिछले 6 महीने से हमारी टीम इसी काम में जुड़ी हुई है और जुटी हुई है कि देखिए रियल एस्टेट साइकिल लगता है कि 10 साल के बाद वापस एक अपस्विंग में आई है। 2011 से लेके 2021 तक हम सब जानते हैं रियल एस्टेट ने हिंदुस्तान में हम सबको डिसअपॉइंट किया। 10 साल के बाद ये साइकिल अपने उसने एक दिशा पकड़ी और अपने आप एक पॉजिटिव अपस्विंग में आई है। और जब भी रियल एस्टेट साइकिल उभर के सामने आती है और स्ट्रांग होती है, उसके डाउन द लाइन और अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जो सब नाम आपने लिए, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर रियल एस्टेट साइकिल मजबूत रही। पहली बात, हमारा खुद का ये मानना है कि ये साइकिल मजबूत रहने वाली है कई सालों तक। दूसरी बात, जी बिल्कुल, एक गैप के बाद अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे शुरुआत के अंदर स्टील और सीमेंट की डिमांड महसूस करने को मिलती है जब रियल एस्टेट साइकिल ऊपर भर के आती है। उसके बाद जब मकान का ढांचा खड़ा हो जाता है और अलग क्षेत्रों के अंदर जैसे केबल्स एंड वायर्स के अंदर ग्रोथ महसूस करने को मिलती है। उसके नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि आपने बोला, सैनिटरी वेयर डिमांड, डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फैंस एक्सेट्रा, इन सब को देखने को मिलता है। और जो ऑनगोइंग डिमांड है, जो रिप्लेसमेंट डिमांड जिसको हम बोलते हैं, वो तो मैं समझता हूं कि हमेशा ही जारी रहती है। रियल एस्टेट अपस्विंग के बाद उसको थोड़े एक और मजबूती मिल जाती है। सो बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट, डाउन द लाइन इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा कुछ क्षेत्रों में। और हमारा यही एनालिसिस है कि वो क्षेत्र जो एक गैप के बाद ये डिमांड महसूस करेंगे, उन क्षेत्रों के ऊपर हमें एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रखना है। जी। अच्छा, एक स्पेस जिसने बहुत तंग किया है इन्वेस्टर्स को, वो है प्राइवेट बैंक्स और लार्ज प्राइवेट बैंक्स, द लार्जेस्ट वन इन पर्टिकुलर। यहाँ मार्केट को अब कितने टाइम तक पेशेंस रखना होगा? अनुज जी, आपके सारे सवाल गुगली की तरह आते हैं, मुश्किल होते हैं। आपका पहला सवाल भी मुश्किल था, और ये सवाल भी वैसा ही है कि इसका प्राइस कब जाके वापस उभरेगा। बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जहां तक फंडामेंटल एनालिसिस की बात है, हमें भारत के सबसे बड़े प्राइवेट क्षेत्र के बैंक में अभी भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। हमारा व्यू है कि क्रेडिट ग्रोथ हिंदुस्तान के अंदर मजबूत रहेगी। भले ही आरबीआई के प्रेशर के चलते हो सकता है 2025 के अंदर क्रेडिट ग्रोथ शायद 2024 के मुकाबले थोड़ी सी नरम पड़े, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ रहेगी। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, खास करके लार्ज कैप प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, मार्केट शेयर के अंदर बढ़त देखेंगे आने वाले वर्षों में भी, जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्षों में, बल्कि मैं कहूंगा पिछले दशकों में देखा है। वैल्यूएशंस की जहां तक बात है, ये एक ऐसा सेगमेंट है मार्केट का जहां वैल्यूएशन सस्ते हैं। हम अमूमन पिछले 6 महीनों से बात कर रहे हैं मार्केट्स एक्सपेंसिव होने की, अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपेंसिव होने की, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो ऑब्वियसली कंफर्ट बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा सर, पॉसिबली अजय जी आपसे आखिरी सेगमेंट आज लेंगे जिस पर बातचीत होगी। ऑटो, ऑटो के लिए अद्भुत रहे ये बीते 3 साल। सबसे पहले आई थिंक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एमएनएम ने डिलीवर किया, उनकी 2-3 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चले। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो ने अच्छा मूव दिया, हीरो मोटोकॉर्प ने अच्छा मूव दिया, टीवीएस तो ऑल टाइम हाई पे था ही पहले से ही। पर पिछले 6 महीने की कहानी क्या रही? आप देखिए ईवी में टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, नेक्सॉन उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा करके गया। बट मारुति के हाइब्रिड वर्जन ऑफ आई थिंक ग्रैंड विटारा ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि शायद ईवी से ज़्यादा प्राथमिकता या फिर चुनाव में जो वरीयता है वो हाइब्रिड को मिल रही है।
आपका व्यू ऑटो में इस नई जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको देखते हुए है क्या इस वक्त? अगर मैं, अब आप देखिए ना, बजाज ऑटो वो सीएनजी की जो उनकी बाइक है वो लेके आए, क्या मारुति को ये इनके जो जिस तरीके से लोग इस वक्त अपना प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एडवांटेज देंगे और आपका पूरे ऑटो पे व्यू क्या है इस वक्त? जी। फिर से वही कहानी है वीरेंद्र जी, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मैं नहीं रह सकता, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, कंज्यूमर प्रेफ़रेंस से कहीं अधिक है प्रेफ़रेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे जो मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है पिछले कई सालों में कि वो केवल एक किसी फ्यूल ऑप्शन को सामने रख के उसके ऊपर ज़ोर नहीं देना चाहते हैं, वो मल्टीपल ऑप्शंस को सामने रख के इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ लाना चाहते हैं। तो उसमें सीएनजी भी एक विकल्प है, उसमें एलपीजी भी एक विकल्प है, उसके अंदर हाइब्रिड भी एक विकल्प है, उसमें प्योर इलेक्ट्रिक भी एक विकल्प है और वो बायोडीजल की भी बात करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं इस वक़्त और ये सरकार किसी एक को प्राथमिकता नहीं देना चाहती है, ये पहली बात है। दूसरी बात, हाइब्रिड्स की अगर आप बात करें, ज़रूर कंज्यूमर इसको पश्चिम देशों में तो बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिसको हम रेंज एंग्जायटी बोलते हैं, रेंज एंग्जायटी बहुत बखूबी जो है हाइब्रिड्स कम कर देते हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी बंबई से अगर पुणे की तरफ लेके जा रहे हैं और बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो ज़रूर कहीं न कहीं आपको एंग्जायटी होगी एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि एक हाइब्रिड में नहीं होगी, क्योंकि आपके पास विकल्प है पेट्रोल या डीज़ल पेट्रोल भरवाने का। तीसरी जो चीज़ है, वो ये है कि अगर आप हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो कि 70 से 80% अभी भी कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप एमिशंस की बात करते हैं, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज़ ऑफ डिपेंडेंस ऑन थर्मल पावर ज़्यादा पॉल्यूटिंग है कंपेयर्ड टू अ हाइब्रिड व्हीकल। सो इसके बारे में भी काफी स्टडीज हुई हैं और खास करके ये स्टडीज हिंदुस्तान स्पेसिफिक जो हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा, बिकॉज द सेम थिंग मे नॉट द सेम इलेक्ट्रिसिटी मिक्स मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर कंट्रीज। हमारे देश के अंदर एक ज्यादा लागू है क्योंकि थर्मल के ऊपर हमारा ज्यादा एक रिलायंस है। उसके चलते भी सरकार इस वक्त ये सोच रही है कि शायद हाइब्रिड को भी बढ़ावा हमें देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जिन कंपनीज का हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, जिन्होंने हाइब्रिड के ऊपर R&D करके रखी है, जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और भी आने वाले हैं, उन कंपनीज को फायदा हो सकता है। जी। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स और